हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों स्वागत है आपका एक बार फिर से इंस्पायरिंग मैथमेटिक्स बाय अनूप मुदगिल। परमुटेशन कॉम्बिनेशन हमने स्टार्ट कर दिया था और उसमें हमने बेसिक अरेंजमेंट के बारे में डिस्कस किया था और फैक्टोरियल्स के बारे में डिस्कस किया था। जो 7.2 एक्सरसाइज है फैक्टोरियल, उस पे हमने 6 क्वेश्चन उस एक्सरसाइज के कंप्लीट किए थे। 7th क्वेश्चन से, उस एक्सरसाइज के 7th क्वेश्चन से हम आज का लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है n n-1 n-2 और अप टू इनकी मल्टीप्लाई हो रही है n-r+1। तो इन सब का रिजल्ट ये रहेगा, ये हमें प्रूव करना है। तो मैं इसको राइट हैंड साइड से सोल्व कर रहा हूं क्योंकि फैक्टोरियल राइट हैंड साइड में दिया गया है, तो फैक्टोरियल को ही सोल्व कर लेते हैं। राइट हैंड साइड में हमारे पास है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n-r का फैक्टोरियल। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि हम ये देखेंगे कि दोनों में बड़ा कौन है। जो बड़ा है उसका फैक्टोरियल सोल्व करेंगे, उसमें एक एक कम करते हुए वहां तक पहुंचेंगे जहां तक ये कैंसिल हो जाए। तो यहां n है, यहां n-r है। बड़ा कौन है? n है, यहां भी n है, यहां n में से r कम हो गया तो ये तो छोटा है ना, ये बड़ा है। तो n फैक्टोरियल को हम क्या लिखेंगे? n, फिर एक कम करेंगे n-1, फिर एक कम करेंगे n-2 और ऐसे लास्ट में कहां तक पहुंचेंगे? n-r। फैक्टोरियल लगा करके रुकेंगे और नीचे भी कितना है? n-r का फैक्टोरियल। अब आपको ये तो पता है इस n-r से पहले कौन है, इस n-r से पहले कौन है? इसमें एक ज्यादा n-r+1। n-2 से पहले कौन होगा? इससे एक ज्यादा n-1। n-1 से पहले कौन होगा? इससे एक ज्यादा n, ताकि ये दोनों कैंसिल हो जाए। तो बच के आ गया n, n-1, n-2 और ये कहां तक है? n-r+1 तक। यही हमें प्रूव करना था। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। ठीक है, बहुत आसान आसान से क्वेश्चंस हैं, इजीली आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आप करके देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 हम लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n-r-1 फैक्टोरियल प्लस r इंटू n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n-r फैक्टोरियल इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n-r फैक्टोरियल। ये हमें प्रूव करना है क्वेश्चन नंबर 9। चलिए लेफ्ट हैंड साइड हम लेकर के चल रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में यहां n-1 का फैक्टोरियल है, यहां भी n-1 का फैक्टोरियल है। इन दोनों से हमने n-1 का फैक्टोरियल कॉमन निकाल दिया। n-1 का फैक्टोरियल दोनों से कॉमन आ गया। यहां रह गया 1/n-r-1 फैक्टोरियल और प्लस करके यहां रह गया r/n-r फैक्टोरियल। ठीक है, इसके बाद n-1 फैक्टोरियल, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। यहां n-r-1 फैक्टोरियल है, यहां n-r फैक्टोरियल है। जब हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो आपसे हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि इन दोनों का एलसीएम, फैक्टोरियल में एलसीएम कौन आएगा? जो दोनों में बड़ा है। n-r-1 है, यहां n-r है, दोनों में बड़ा कौन है? n-r। एक तरफ तो n-r है, यहां भी n-r है, यहां -1 और है, मतलब एक को कम और हो गया, तो ये छोटा है, ये बड़ा है। ठीक है, दोनों का एलसीएम कितना आया? n-r फैक्टोरियल। इसको इससे डिवाइड करेंगे, तो जब हम n-r फैक्टोरियल को डिवाइड करेंगे n-r-1 फैक्टोरियल से, तो क्या होगा? इसको सोल्व करेंगे, इसमें से एक कम करेंगे, n-r-1 फैक्टोरियल लगा के रुकेंगे ताकि ये कैंसिल हो जाए। कितना रह गया? n-r, 1 से मल्टीप्लाई n-r प्लस ये डिवाइड कितना आ गया? r, ये कैंसिल, तो कितना आ गया? n
n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। और n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल को बच्चे हम n फैक्टोरियल लिख सकते हैं। n फैक्टोरियल, क्योंकि n फैक्टोरियल को जब हम सोल्व करेंगे तो n एक कम करेंगे n माइनस 1, जहां रुकना है वहां फैक्टोरियल लगा करके रुक जाते हैं। तो कितना आ गया n फैक्टोरियल, नीचे n माइनस r फैक्टोरियल। दिस इज आवर राइट हैंड साइड। यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, चलिए फटाफट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इजी, आप कर सकते हो, कोई ऐसा दिक्कत नहीं आएगी उसमें। क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं, बिल्कुल इसके जैसा ही क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन 11 पे अभी आते हैं, इसको आप तब तक काम कर लें। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं बच्चे। 2x प्लस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई x प्लस 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई x माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन 2x माइनस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3/5। और कह रहा है कि x, जो इसमें जो x है वो बिलोंग कर रहे हैं नेचुरल नंबर से। फाइंड x की वैल्यू हमें निकालनी है। देखिए यहां 2x प्लस 1 है, यहां 2x माइनस 1 है। एक जैसे कुछ टर्म है ना, यहां तो 2x में 1 ऐड हो रहा है, यहां 2x में 1 सब्ट्रैक्ट हो रहा है। दोनों में जो बड़ा है उसको सोल्व करेंगे, क्योंकि जो बड़ा है उसमें गुंजाइश है कम होने की। जो पहले ही छोटा है उसमें से और कम करते चलोगे तो वो तो बेचारा और भी छोटा होता रहेगा। फैक्टोरियल का मतलब एक एक कम करते हुए जाना लास्ट तक। 2x प्लस 1 है, 2x माइनस 1 है, बड़ा कौन है? 2x प्लस 1। तो गुंजाइश इसमें है, ज्यादा ये है। आप इसको सोल्व करें। 2x प्लस 1 एक कम करेंगे 2x, एक कम करेंगे 2x माइनस 1, और जहां तक हमें पहुंचना है वहां फैक्टोरियल लगा करके रुक जाएंगे, क्योंकि नीचे 2x माइनस 1 का फैक्टोरियल ही है। यहां देखिए, यहां x प्लस 2 है, यहां x माइनस 1 है। बड़ा कौन है? x प्लस 2। जो बड़ा है उसी में गुंजाइश है कम होने की। तो इसको सोल्व करें। x प्लस 2 एक कम करेंगे, x प्लस 1 एक कम करेंगे, x एक कम करेंगे, x माइनस 1 फैक्टोरियल लगा करके रुकेंगे, क्योंकि यहां पे भी कितना है? x माइनस 1 फैक्टोरियल, और नीचे 2x माइनस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3/5। x माइनस 1 फैक्टोरियल से x माइनस 1 फैक्टोरियल कैंसिल, और यहां 2x माइनस 1 फैक्टोरियल से 2x माइनस 1 फैक्टोरियल भी कैंसिल। यहां हम देख रहे हैं ये x से x भी कैंसिल। ये मल्टीप्लाई कितना? 4x प्लस 2, और यहां मल्टीप्लाई करोगे तो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये इन दोनों की मल्टीप्लाई आ जाएगी, इज इक्वल टू 3/5। इसके बाद अब आप इजीली कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, एक इक्वेशन बनेगी, उस इक्वेशन को सोल्व कर दें, वहां से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, यहां तक आप करने के बाद सोल्व कर सकते हैं। अगर आगे के क्वेश्चंस पे हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12 हम ऑलरेडी बता चुके हैं, एलसीएम के बारे में ही है। 13, 14, 15 तीनों क्वेश्चन एक जैसे हैं, तो मैं बात क्वेश्चन नंबर 15 पे ही कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 15 है, इफ n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल एंड n factorial 4 factorial n minus 4 factorial are in the ratio 2:1, find the value of n। क्वेश्चन कह रहा है ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है, इन दोनों टर्म्स का जो रेशियो है, इन दोनों टर्म्स का जो रेशियो है वो 2:1 है। तो n की वैल्यू निकालिए कि n की वैल्यू क्या होगी। तो इन दोनों टर्म का रेशियो 2:1 हमने कह दिया। चलिए सोल्व कर लेते हैं। n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल। हम सब जानते हैं रेशियो मतलब डिवाइड, और डिवाइड में ये मल्टीप्लाई होकर के इसका रेसिप्रोकल ये चेंज हो जाएगा। ऊपर 4 फैक्टोरियल n माइनस 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल इज इक्वल 2/1। यहां n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल, यहां n माइनस 2 है, यहां n माइनस 4 है। अब आप देखिए n माइनस 2 में और n माइनस 4 में बड़ा कौन है?
ऑब्वियसली n माइनस टू। देखो n में 2 कम हो रहे हैं और n में 4 कम हो रहे हैं। n में एक तो n में से 2 कम हो गया, एक n में से 4 कम हो गया, तो n में से 2 कम होने पर क्वांटिटी अभी यहां ज्यादा है ना, राइट? तो इस पे अटैक करेंगे, जो ज्यादा है उस पे अटैक करना है। इसमें एक कम, मतलब इसके फैक्टोरियल को सोल्व करना है। अटैक का मतलब ये हुआ n-2 के फैक्टोरियल को सोल्व करेंगे तो n-2 आएगा पहले, मल्टीप्लाई करके एक कम n-3, मल्टीप्लाई करके एक कम n-4, और जहां रुकना है वहां फैक्टोरियल लगा के रुकेंगे ताकि ये कैंसिल हो जाए। ऊपर कितना है 4 फैक्टोरियल, नीचे कितना है 2 फैक्टोरियल। जो बड़ा है उसको कम करना है, तो 4 फैक्टोरियल को हम क्या लिखेंगे, 4 मल्टीप्लाई एक कम करेंगे 3, मल्टीप्लाई एक कम करेंगे 2, फैक्टोरियल लगा के रुकेंगे। नीचे कितना 2 फैक्टोरियल, इन दोनों की मल्टीप्लाई कितना आएगा n² माइनस 5n प्लस 6 इज इक्वल टू 2/1। 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल, यहां ये 2 से ये 2 भी कैंसिल। 6/n² माइनस 5n प्लस 6 इज इक्वल टू 1/1। क्रॉस मल्टीप्लाई कितना आएगा n² माइनस 5n प्लस 6 इज इक्वल टू 6, तो यहां से n² माइनस 5n इज इक्वल टू 0। इन दोनों से n कॉमन, तो n माइनस 5 इज इक्वल टू 0। n की वैल्यू आ गई 0, n की वैल्यू आ गई 5। n की वैल्यू 0 को हमने रिजेक्ट किया, क्यों? क्योंकि n की वैल्यू 0 क्यों नहीं हो सकती? अगर n की वैल्यू 0 हो गई तो यहां 0 माइनस 2, माइनस 2 का फैक्टोरियल आएगा ना, और फैक्टोरियल नेगेटिव भी तो अनडिफाइन हो जाएगा। हमने फर्स्ट लेक्चर में ये बात समझाई आपको कि नेगेटिव के फैक्टोरियल काम नहीं करते, तो n की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। n कितना रहेगा 5। दिस इज आवर करेक्ट रिजल्ट, सो n इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो यहां से हमारी 7.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, राइट? तो 7.3 एक्सरसाइज में क्या कंसेप्ट है वो अब हम स्टार्ट करेंगे। 7.3 एक्सरसाइज में बच्चे परमुटेशंस के बारे में है। अभी भी मैं आपको ये नहीं बता रहा कि परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में के अरेंजमेंट में डिफरेंस क्या होता है, ये मैं जैसे ही अब नेक्स्ट एक्सरसाइज आई मीन 7.4 एक्सरसाइज स्टार्ट होगी तो उससे पहले मैं आपको क्लियर करूंगा कि परमुटेशन की अरेंजमेंट्स में और कॉम्बिनेशन के अरेंजमेंट में डिफरेंस क्या होता है, दोनों किस टाइप की अरेंजमेंट्स को डिस्कस करते हैं। यहां अभी जो मैं डिस्कस कर रहा हूं परमुटेशन में, मैं यहां पर परमुटेशन का फॉर्मूला डिस्कस कर रहा हूं जो हमारी 7.3 एक्सरसाइज में है। यहां परमुटेशन का फॉर्मूला डिस्कस करना है सिंपली। जैसे 7.4 स्टार्ट होगी मैं वहां आपको उसके बारे में क्लियर करूंगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है, परमुटेशन में कॉम्बिनेशन में। तो परमुटेशन का जो फॉर्मूला हम डिस्कस करने वाले हैं वो होगा NPR। N स्टैंड फॉर नंबर ऑफ टोटल थिंग्स, कि टोटल आइटम्स कितने हैं, टोटल चीजें कितनी हैं। R मतलब उसमें से कितने सेलेक्ट कर रहे हैं, और P स्टैंड फॉर परमुटेशन, NPR। फॉर्मूला रहेगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। ये एक छोटी सी बात, ऊपर रहेगा n फैक्टोरियल, नीचे रहेगा n माइनस r फैक्टोरियल। और जो ये r है, इस r की मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है, नेगेटिव तो नहीं हो सकता ये r, और मैक्सिमम ये r n तक हो सकता है। जो ये n है वहां तक ये r की वैल्यू मैक्सिमम जा सकती है। सो r की वैल्यू कहां से कहां तक, 0 से n तक, राइट? ये NPR परमुटेशन का फॉर्मूला है। अगर मैं यहां से NP0 निकालूं, आई मीन मेरे पास नंबर ऑफ आइटम्स n है, उसमें से एक भी चीज सेलेक्ट नहीं की, तो अरेंजमेंट्स क्या होंगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r। तो r कितना है 0, n माइनस 0 कितना आएगा n फैक्टोरियल, कैंसिल। एक तरीका है वो एक अरेंजमेंट को काउंट करेगा। NP1 अगर हमारे पास नंबर ऑफ थिंग्स n है, उसमें से कोई एक चीज सेलेक्ट की,
तो अरेंजमेंट्स क्या होंगे? n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस 1 फैक्टोरियल, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो क्या बनेगा? n एक कम करेंगे n माइनस 1 फैक्टोरियल, नीचे n माइनस 1 फैक्टोरियल, कैंसिल आउट, रिजल्ट आ गया n। सो np1 कितना रहेगा? n। बात बिल्कुल ठीक है। अगर आपकी क्लास में 40 स्टूडेंट है और मुझे किसी एक बच्चे को सेलेक्ट करना है, तो मेरे सामने नंबर ऑफ सिलेक्शंस कितने हैं? 40। 40 में से कोई भी बच्चा सेलेक्ट हो सकता था, रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3 से रोल नंबर 40 तक। तो अगर नंबर ऑफ थिंग्स हमारे पास n है, उसमें से कोई एक चीज सेलेक्ट करनी है, तो नंबर ऑफ सिलेक्शन वेज कितने बनेंगे? n। कोई भी सेलेक्ट नहीं करना, कितना तरीका है? एक, कि कोई भी सेलेक्ट नहीं हुआ, ये काउंटिंग में एक तरीका है। npn, n थिंग्स है, n की n ही सेलेक्ट करनी है। कितने ऑप्शंस हैं उनको अरेंज करने के? n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई कितना? n माइनस r, तो n माइनस n, 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल 1 रहेगा, तो कितना आएगा? n फैक्टोरियल। अब आप सोचेंगे कि ये 1 क्यों नहीं आया? 40 बच्चे हैं, 40 के 40 बच्चों को सेलेक्ट करना है, तो ये तो एक तरीका हुआ। नहीं, 40 बच्चों में से अगर 40 के 40 को सेलेक्ट करना है, तो 40 फैक्टोरियल तरीके हैं। क्यों? क्योंकि इसी से आपको क्लियर होगा कि परमुटेशन क्या कहता है। एक्चुअली परमुटेशन कॉम्बिनेशन में डिफरेंस यही होता है कि दोनों नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स को अलग तरीके से काउंट करते हैं। चलिए, मैं ये अब नेक्स्ट लेक्चर में बताने वाला था, पर चलो अभी मैं इसी लेक्चर में आपको ये क्लियर कर देता हूं कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन में डिफरेंस क्या है। जब हम चीजों को 1 बाय 1 सेलेक्ट करते हैं, जब हम चीजों को 1 बाय 1 सेलेक्ट करते हैं, तो वहां परमुटेशन लगता है। और जब हम चीजों को कलेक्टिवली ग्रुप में सेलेक्ट करते हैं, तो वहां कॉम्बिनेशन लगता है। आई मीन जैसे हमारे पास 3 स्टूडेंट हैं, चलिए 3 स्टूडेंट है, एक हो गया अमन, ठीक है, एक हो गया दीपक, राइट, अमन हो गया, दीपक हो गया, एक स्टूडेंट और ले लेते हैं हम, विशाल, या चले विशाल ले ले एक स्टूडेंट, या 3 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, अमन, दीपक एंड विशाल। मुझे इन 3 बच्चों में से किन्हीं 2 बच्चे को सिलेक्ट करना है, किन्हीं 2 बच्चों को सिलेक्ट करना है, तो सिलेक्शन वेज क्या होगा? आई मीन मैं ये कहूं कि मुझे इन 3 बच्चों में से 2 पोजीशन निकालनी है, फर्स्ट और सेकंड। इन तीनों बच्चों को मैंने कुछ एमसीक्यू पूछे और उससे मुझे फर्स्ट और सेकंड पोजीशन निकालनी है। फर्स्ट प्राइज में जो फर्स्ट आएगा मैं उसको 1000 रुपी कैश प्राइज दूंगा, और जो सेकंड आएगा उसको 500 दूंगा, राइट। ऐसा मैंने आपके सामने ये रखा, इन 3 बच्चों के सामने मैंने ये रखा। अब देखिए इन तीनों में से फर्स्ट और सेकंड आने के चांस क्या क्या हो सकते हैं। हो सकता है अमन फर्स्ट आए, दीपक सेकंड आए, एक तरीका। अमन ने 1000 रुपए जीते, दीपक ने 500 रुपए जीते, अमन फर्स्ट आया, दीपक सेकंड आया। या फिर अमन फर्स्ट, विशाल सेकंड, या फिर दीपक फर्स्ट, अमन सेकंड, दीपक फर्स्ट, विशाल सेकंड, या फिर विशाल फर्स्ट, अमन सेकंड, विशाल फर्स्ट, दीपक सेकंड। ये 6 केस बनेंगे। इन 3 बच्चों में से अगर किन्हीं 2 बच्चों को सिलेक्ट करना है, इन 3 बच्चों में से अगर किन्हीं 2 बच्चों को सिलेक्ट करना है, जहां ऑर्डर मैटर कर गया, आई मीन मुझे इन 3 बच्चों में से 2 बच्चों को सिलेक्ट करना था, किस पर्पज से, ये देखा जाएगा कि पर्पज क्या है। पर्पज है फर्स्ट प्राइज और सेकंड प्राइज के लिए। तो जब फर्स्ट प्राइज और सेकंड प्राइज के लिए इन 3 बच्चों में से 2 बच्चे सेलेक्ट होंगे, तो अमन का फर्स्ट आना, दीपक का सेकंड आना, या दीपक का फर्स्ट, अमन का सेकंड, ये दोनों अलग अलग बातें हैं।
अमन फर्स्ट विशाल सेकंड, विशाल फर्स्ट अमन सेकंड, दोनों अलग अलग बातें हैं। तो ऐसे करके ये 6 केस बने, किससे? ये परमुटेशंस हैं। अगर मैं ये कहता कि ये 3 बच्चे हैं, इन 3 बच्चों में से मुझे कोई 2 बच्चे सिलेक्ट करने हैं और एक क्विज कंपटीशन में लेकर के जाना है। बच्चे, इन 3 बच्चों में से मुझे किन्हीं 2 बच्चों को सिलेक्ट करना है फॉर ए क्विज कंपटीशन। किसी दूसरे स्कूल में किसी दूसरे जगह पर मैं लेकर के जा रहा हूं, इन 3 में से किन्हीं 2 बच्चों को सिलेक्ट करके लेकर के जाना है मुझे। अपने स्कूल से मुझे 2 बच्चों की टीम लेकर के जानी है। तो इन 3 बच्चों में वो 2 बच्चे क्विज कंपटीशन में जाने के लिए कौन कौन हो सकते थे? अमन दीपक, दीपक विशाल या अमन विशाल। ये 3 ही तो केस होते सिर्फ। अब अगर मैं ये कहूं दीपक अमन, तो ये और ये तो एक ही बात है ना। क्विज कंपटीशन के लिए मैं कहूं अमन दीपक को लेकर के जाऊंगा, आप कहो नहीं दीपक अमन को लेकर जाओ, ये दोनों एक ही बात है, ये सेम है, ये कॉम्बिनेशन है। हमेशा क्वेश्चन की स्टेटमेंट से बच्चों पहचानना होगा कि वो कॉम्बिनेशन है या परमुटेशन है। इस लेक्चर को आप अच्छे से ध्यान से समझ करके बिल्कुल क्लियर कर लेना कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन में क्या डिफरेंस होता है। बहुत से बच्चों को लास्ट तक ये कंफ्यूजन रहती है। अब आप सीधे सीधे मायने में देखें ना, इस एग्जाम्पल के थ्रू अगर आप समझें तो परमुटेशन एक्चुअली में क्या कहता है? जहां ऑर्डर मैटर करता है। परमुटेशन में क्या करता है? ऑर्डर मैटर्स करता है। ऑर्डर क्या रहता है? ऑर्डर मेन रोल प्ले करता है। ऑर्डर मैटर्स, ठीक है, ऑर्डर का मेन रोल रहेगा, ऑर्डर का मेन रोल रहेगा, डोमिनेंट होगा ऑर्डर। आई मीन पहले कौन और बाद में कौन, ये फर्क पड़ता है। अमन दीपक, अमन का पहले आना, दीपक का सेकंड आना, दीपक का फर्स्ट आना, अमन का सेकंड आना, ये दोनों अलग अलग बातें होगी। ऑर्डर मैटर कर गया। जहां चीजें 1 बाय 1 सेलेक्ट होती है कि पहले ये फिर ये फिर ये, वहां परमुटेशन अप्लाई होता है। और जहां ऑर्डर मैटर नहीं करता, जहां सिंपली इसमें से इतनों को सेलेक्ट करना है, कौन आगे कौन पीछे इसका कोई मतलब नहीं है, वो कॉम्बिनेशन है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आप जरा सोचिए, हमारा जो इंडियन फ्लैग है, परमुटेशन है या कॉम्बिनेशन है? परमुटेशन, क्योंकि वहां कलर्स का ऊपर नीचे आना ऑर्डर मैटर कर रहा है। 3 कलर है हमारे पास, ये देखिए, चलिए एक सेकेंड मैं आपको बताता हूं। मैं देखता हूं कि बच्चे 3, हाँ यस 3 कलर मिल गया हमें। ये एक कलर हो गया ब्लू, ठीक है, आपको पता नहीं स्क्रीन पे ब्लू दिख रहा होगा या ब्लैक ही दिख रहा होगा, ये ब्लू है। ये हो गया रेड, ठीक है, और ये हो गया ब्लैक, ये हो गया ब्लैक। ये एक पैटर्न बनाना कि ऊपर ब्लू, फिर रेड और फिर ब्लैक, ठीक है। ऊपर मैंने क्या किया, ये ब्लू सेट किया, फिर रेड और फिर मैंने ये ब्लैक। ये एक पैटर्न हो गया ना। दूसरा पैटर्न क्या हो सकता था कि ऊपर ब्लैक कर देता, ठीक है, और बीच में ब्लू और फिर लास्ट में रेड। या ये भी हो सकता था कि पहले रेड कर दूं, ठीक है, फिर ब्लू और फिर लास्ट में ब्लैक। या ये भी हो सकता था कि पहले ब्लैक कर दूं, राइट, पहले ब्लैक करूं और फिर मैंने रेड किया और फिर मैंने ब्लू किया। ये सारे अलग अलग पैटर्न बन रहे हैं ना, ये अलग अलग पैटर्न बन रहे हैं, सब अलग अलग पैटर्न बन रहे हैं, ऐसे और भी बनेंगे। तो जब ऑर्डर मैटर कर रहा है कि कौन सा कलर पहले, कौन सा बाद, बीच में, कौन सा लास्ट में, तो परमुटेशन है ये। दिस इज द केस ऑफ परमुटेशन। और अगर मैं ये कहता कि ये 3 कलर हैं, इन 3 कलर से कोई 2 कलर सेलेक्ट करो बस,
ऐसे कोई पैटर्न नहीं बनाना, बस ये कह रहा कि किसी बच्चे के पास, किसी छोटे के बच्चे के पास ये 3 कलर्स हैं और उसने इनमें से कोई 2 कलर सेलेक्ट कर लिए, 2 कलर इसमें से कोई लेकर के अपनी पॉकेट में रख लिया, तो क्या केस होंगे? वो कॉम्बिनेशन है। 3 ही केस होंगे। हो सकता है कि वो ये 2 ले ले, रेड को ना ले, ठीक है, हो सकता है वो ये 2 ले ले, ब्लैक को ना ले, हो सकता है वो ये 2 ले ले, ब्लू को ना ले। तो 3 कलर में से अगर कोई 2 कलर वो अपनी पॉकेट में रख रहा है, टेबल पर 3 कलर रखे तो उसने 2 कलर रख करके अपनी पॉकेट में रख लिए। छोटे बच्चे ने आया घर में, ऐसे देखा कि कलर्स है, उसने देखा कि पॉकेट में रख लेता हूं, फिर जाकर के ड्राइंग करके देखूंगा। तो जब ये ऐसा कर रहा है, 3 में से कोई 2 कलर्स उसने रैंडमली ऐसे ही कलेक्टिवली उठा लिए, कोई मैटर नहीं कर रहा कि कौन पहला, कौन फर्स्ट, कौन बाद में, तो वो कॉम्बिनेशन है। आई होप अब आपको समझ में आया होगा। जब भी आप ये लेटर कोड तैयार करेंगे, आप पासवर्ड तैयार करेंगे, वो परमुटेशन है, क्योंकि ऑर्डर मैटर करता है। आपके फोन नंबर जो है वो परमुटेशन है, एक भी डिजिट अगर आगे पीछे हो गई तो चेंज हो जाएगा, ऑर्डर मैटर कर रहा है। 9-4 से स्टार्ट होना, 4-9 से स्टार्ट होना, दोनों अलग अलग बातें हैं, दोनों अलग अलग काउंट होंगे, राइट? अगर हमारे पास टोटल 17 प्लेयर्स हैं, क्रिकेट, आप सब क्रिकेट के शौकीन होंगे, अभी आपसे ऐसे पूछा नहीं है, लेकिन पक्की बात है इंडिया के अंदर क्रिकेट के तो शौकीन ऑलमोस्ट सभी हैं। तो 17 प्लेयर्स है टोटल। हम किसी बाहर दूसरी कंट्री में खेलने गए हैं, इंडिया से बीसीसीआई ने टोटल 17 प्लेयर्स को वहां पर भेजा। आज लेट अस सपोज क्रिकेट मैच होने वाला है और 17 में से 11 प्लेयर को ही खिलाना है, तो उन 17 में से कौन से 11 प्लेयर खेलेंगे, कौन से 11 प्लेयर खेलेंगे? ये परमुटेशन है या कॉम्बिनेशन है? ये कॉम्बिनेशन है। 17 में से कौन से 11, 17 में से कलेक्टिवली 11 को सेलेक्ट करना है। अब ये तो मैटर नहीं कर रहा ना कौन पहले कौन बाद में, मतलब मैं ये नहीं पूछ रहा कि बैटिंग का ऑर्डर, मैं पूछ रहा हूं 17 में से कौन से 11 खेलेंगे। ये क्या है? ये कॉम्बिनेशन है, ठीक है। रोहित शर्मा, विराट कोहली का नाम पहले लिखा सिलेक्शन में, रोहित शर्मा का पहले बाद में लिख दिया, या रोहित शर्मा का पहले लिखते कोहली का बाद में लिखते, सेलेक्ट तो दोनों हुए ना, राइट? बात सिलेक्शन की है। अगर मैं कहूं कि फर्स्ट सेकंड, अब आपके अगर मैं परसेंटेज के बिहाफ पर अगर मैं कहूं कि आपको गवर्नमेंट टेस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम फाइट कर रहे हैं, रिक्रूटमेंट आपकी होने जा रही है और ऑर्डर मैटर कर रहा है कि आप 10 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं और 10 का एक लास्ट एक टेस्ट लिया गया है, टॉप 5 जो होंगे वो सेलेक्ट होंगे और उन टॉप 5 की मेरिट के अकॉर्डिंग ही उनको रैंक भी मिलेगी। तो यहां परमुटेशन हो गया कि कौन पहले आ रहा है, कौन बाद में आ रहा है, ठीक है। ऑर्डर मैटर कर जाएगा, अगर उसका एक नंबर ज्यादा हो गया, वो पहले वो बाद में। तो सारा सब खेल मैं आपको बता रहा हूं बच्चों, परमुटेशन में सारा सब खेल वैसे तो स्टेटमेंट का है। आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ेंगे, स्टेटमेंट से आप अंदाजा लगाएंगे कि वो परमुटेशन का केस है या कॉम्बिनेशन का केस है, ठीक है। इस एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको समझाना चाहा कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन में क्या डिफरेंस है, जहां ऑर्डर मैटर करता है कि कौन पहले कौन बाद में। अगर अपने इंडियन फ्लैग में कलर ऊपर नीचे कर दे, आगे पीछे कर दे, तो ऑर्डर मैटर कर जाएगा। ग्रीन की पोजीशन, व्हाइट की पोजीशन इंडियन फ्लैग में हम चेंज कर दें, ऊपर नीचे कर दें, तो वो पैटर्न एक अलग ही बनेगा। वो परमुटेशन है। वो कितने केस बनेंगे वो गिनवा रहा है कि वो कितने केस बनेंगे। जब हम एक कॉइन को 3 टाइम टॉस करते हैं तो पहले हेड आया, फिर हेड आया, फिर टेल आया, या पहले टेल फिर हेड फिर टेल, ये 2 अलग अलग बातें हैं। हेड पहले पे आना, हेड दूसरे पे आना, टेल पहले पे आना, दूसरे पे हेड आना, एच टी आना और टी एच आना, पहले आया एच, पहले आया टेल, फिर आया हेड, ये पहले आया हेड फिर आया टेल, ये दोनों अलग अलग काउंट होंगे ना। आपने देखा होगा एक कॉइन को जब 2 बार टॉस करते हैं तो ऑर्डर मैटर कर गया ना, पहले हेड फिर हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, तो इनको अलग अलग पढ़ रहे हैं ना, ये 2 काउंट हो रहे हैं ना, टोटल 4 गिन रहे हैं ना।
जब हमने उस कॉइन को 3 बार टॉस किया था तो हमने क्या देखा था, एच एच एच, एच एच टी, एच टी एच, टी एच एच, टी टी टी, टी टी एच, टी एच टी, टी है ये, और एच टी एच, ये 8 केस बने थे। I'm sorry, ये क्या था, एच टी एच, तो एच टी एच, एच आई थिंक एच टी टी रह गया, यस। तो यहां हमने देखे कि ये जो केस बने, ये टोटल 8 केस बने ना, जो ये टोटल 8 केस बने हैं, 8 केसेस जो ये बने हैं, ये ऑर्डर मैटर कर रहे हैं ना, कि कौन पहले कौन बाद में। मुझे ऐसा लगता है सफिशिएंट आपको समझ में आ गया होगा। वैसे मैं ये सब बातें जो 4th एक्सरसाइज उसके स्टार्ट होने से पहले बताना चाह रहा था, पर चलिए ऐसा मन कर गया कि अभी बताना ज्यादा अच्छा रहेगा। इस रिजल्ट से आया, देखिए 40 बच्चों में से, मगर मुझे आपके 40 के 40 बच्चों को रैंकिंग देनी हो तो 40 फैक्टोरियल परमुटेशन कह रहा है कि 40 में से 40 बच्चों को ऐसे सेलेक्ट किया गया है कि उनकी रैंकिंग बनाई गई है, कोई मार्क्स के बिहाफ पे मैंने उनकी रैंकिंग बनाई कौन फर्स्ट, कौन सेकंड, कौन थर्ड, तो ऑर्डर मैटर कर गया कि पहले ये फिर ये। ऐसा हो सकता है कि वो भी तो पहले आ सकता था, या मैं कहूं 40 बच्चे हैं, मॉर्निंग असेंबली हो रही है और मैंने 40 बच्चों की एक रो बनवाई, एक लाइन में उनको खड़ा कर दिया, तो वहां लाइन बस सिंपली उनकी एक लाइन बनवानी है, कुछ मैटर नहीं कर रहा उनकी हाइट, उनके नेम का अल्फाबेट कुछ मैटर नहीं कर रहा। तो हो सकता है रोल नंबर 1 को पहले खड़ा कर दें, रोल नंबर 2 को पहले, रोल नंबर 3 को बाद में, तो ऐसे रोल नंबर 1 से रोल नंबर 40 तक, ये एक पैटर्न हुआ ना। ऐसा भी तो हो सकता था कि रोल नंबर 2 को पहले ले आए, रोल नंबर 1 को बाद में ले जाएं, फिर स्टार्ट कर दें। या ऐसा हो सकता था कि बीच में कह दे रोल नंबर 35 आप आगे आओ, फिर रोल नंबर 17 आओ, फिर 18 आओ, फिर 3 आओ, फिर 4 आओ। तो ऑर्डर हमेशा मैटर कर जाएंगे ना, कि कौन आगे कौन बाद में, कौन आगे कौन बाद में। तो 40 बच्चों को अगर आगे पीछे ऐसे अरेंज करना हो रेंडमली, ऑर्डर मैटर कर रहा है परमुटेशन के हिसाब से, तो 40 फैक्टोरियल। और परमुटेशन कहां लगेगा, ये सारे एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं जहां ऑर्डर मैटर करता है, जहां चीजों को सिलेक्ट करने में 1 by 1 आता है, एक एक करके जब अरेंजमेंट आता है कि पहले ये फिर ये फिर ये, 1 by 1 अरेंजमेंट, दैट इज द केस ऑफ परमुटेशन। और जब आप एक ग्रुप में से कलेक्टिवली ग्रुप को सिलेक्ट कर रहे हैं, जहां ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा, जहां 1 by 1 सिलेक्शन नहीं हो रही, वो कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो परमुटेशन के सारे फॉर्मूले आप अच्छे से कर ले। ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन का हमने कॉन्सेप्ट भी बता दिया है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब हम इस एक्सरसाइज को करेंगे, एक्सरसाइज 7.3 को। थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको कोई इसमें डाउट हो तो लाइव क्लास में हम जहां जूम क्लास के पे जो हम मिल रहे हैं वहां आप अपनी डाउट रख सकते हैं, एज वेल आज आप मैसेज करें, कॉल करें, कैसे भी करें। बस परमुटेशन कॉम्बिनेशन में क्या डिफरेंस होता है, क्या इनके अरेंजमेंट में कुछ यूनिक है, इन दोनों में अपनी अपनी स्पेशलिटी है, वो आप जरूर क्लियर करें। थैंक यू वेरी मच बच्चों, काम करते रहो।